हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल योर क्लासमेट। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले हम लोग पहले वीडियो में हम लोग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस देख लिए थे, जहाँ पे पुर्तगीज कैसे इंडिया में आए थे। उसके बाद हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ लिए, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके जो 3 प्रेसिडेंसी बना था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी, ये 3 भी पढ़ लिए। तो आज हम लोगों का टॉपिक जो है वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो शुरू करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे 1643 से 1715 तक फ्रांस का राजा कौन था? लुईस 14। ठीक है, तो उनका एक मिनिस्टर था जिनका नाम था कोलबर्ट। तो उन्होंने राजा को बोला कि देखिए, बाकी सारे यूरोपियन कंट्री क्या कर रहा है, ईस्ट में जाके ट्रेड कर रहा है, तो वही ट्रेड हम लोग भी कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? उन्होंने क्या प्लान दिया राजा को बोला कि हम लोग सबसे पहले अफ्रीका के जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे एक देश है मदागास्कर, तो उस मदागास्कर में जाएंगे और वहाँ पे हम लोगों का एक सेटलमेंट बनाएंगे। ठीक है, तो वहाँ से बाद में मदागास्कर में अपना सेटलमेंट, अपना पोर्ट बनाने के बाद, वहाँ पे अपना कॉलोनी बनाने के बाद वहाँ से हम ऑपरेट करेंगे और भी ईस्ट में, अर्थात इंडिया की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही प्लान दिया राजा को उन्होंने, कोलबर्ट ने। तो उस प्लान के हिसाब से 1664 पे एक कंपनी बना फ्रांस में जिनका नाम हुआ कॉम्पैगी डेस इंडेस ओरिएंटालिस। तो ये जो लैंग्वेज है ये फ्रेंच लैंग्वेज है, जिसका मीनिंग क्या हुआ? जिसका मीनिंग ये हुआ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो क्या देखें हम लोग 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडेशन हुआ। कैसे हुआ? लुईस 14 जो कि 1643 से 1715 तक फ्रांस का राजा था, उनके टाइम पे उनका जो एक मिनिस्टर था जिनका नाम था कोलबर्ट, उन्होंने उनको बोला कि बाकी यूरोपियन देश की तरफ फ्रांस को भी ईस्ट में जाके अपना बिजनेस करना चाहिए, अपना ट्रेड करना चाहिए। और प्लान क्या था? प्लान ये था कि पहले मदागास्कर, अगर ये मदागास्कर कहाँ पे है? अगर ये है अफ्रीका का मैप, अगर हम मैप पे देखें तो ये जो देश है ये है मदागास्कर। तो फ्रांस का प्लान क्या था? पहले मदागास्कर जाओ, वहाँ पे अपना बेस बनाओ, फिर वहाँ से और भी ईस्ट मतलब इंडिया की तरफ ऑपरेट करो। ठीक है, तो ये प्लान बना। ये प्लान सुनते ही लुईस 14 ने क्या किया? 50 साल के लिए जो कंपनी बना था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको मोनोपोली दे दिया इंडिया और पैसिफिक ओशन में अपना ट्रेड करने के लिए। फ्रांस की तरफ से मोनोपोली मिल गया इस कंपनी को इंडिया और पैसिफिक ओशन की तरफ अपना ट्रेड करने के लिए। हो गया। फिर हम क्या देखते हैं? फिर हम ये देखते हैं कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत सारे पैसे लुटा दिए, बहुत सारे पैसा खर्चा किए, लेकिन फिर भी मदागास्कर को अपना कॉलोनी नहीं बना पाए। बहुत सारे पैसा खर्चा हो गया, लेकिन फिर भी ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने मदागास्कर को अपना कॉलोनी नहीं बना पाए। तब जाकर क्या सोचा? तब जाकर क्या हुआ? 1667 में फ्रांसिस कैरन करके एक इंसान, एक नेविगेटर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक डायरेक्ट सी एक्सपीडिशन लीड किया। कहाँ पे? सीधा फ्रांस से इंडिया तक। उन्होंने बोला कि छोड़ो मदागास्कर, अगर कॉलोनी हम नहीं बना पा रहे हैं तो मदागास्कर को छोड़ो, हम सीधा यूरोप से, फ्रांस से निकाल के सीधा इंडिया पहुँचते हैं। तो ऐसे जैसे सोचो वैसे ही करनी, ऐसे ही काम। तो उन्होंने क्या किया? फ्रांसिस कैरन ने क्या किया? सीधा फ्रांस से निकला, सी एक्सपीडिशन चालू किया और इंडिया तक पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे? 1667 में फ्रांसिस कैरन ने कहाँ पे पहुँचा? सूरत में पहुँचा, गुजरात में। सूरत में लैंड हुआ। फिर उन्होंने क्या किया? पहला फैक्ट्री जो है औरंगजेब से परमिशन लिए, जो कि उस टाइम सूरत 1667 में सूरत मुगल एम्पायर के अंडर था, जिनका राजा 1658 से 1707 तक औरंगजेब था। तो औरंगजेब से अपना परमिशन लिया, लेने के बाद सूरत में अपना पहला फैक्ट्री चालू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? फर्स्ट फैक्ट्री तो सूरत में हो गया, फर्स्ट फैक्ट्री। फिर सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे डाले? वो डाला मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम है, मसूलीपट्टनम, जो कि 1669 पे हुआ। ठीक है, यहाँ पे परमिशन किससे लिया? यहाँ पे जो परमिशन लिया वो लिया कुतुब शाही डायनेस्टी, जो कि गोलकुंडा का उस टाइम के शासक था। कुतुब शाही डायनेस्टी गोलकुंडा, इनसे परमिशन लेके सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे डाले? मछलीपट्टनम में। एक डाला सूरत में पहला फैक्ट्री, उसके 2 साल बाद 1669 पे सेकंड फैक्ट्री कहाँ पे हुआ? फ्रेंच का मछलीपट्टनम में। ये तो हो गया। फिर हम देखते हैं फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट में क्या क्या देखेंगे, कौन सी साल में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर क्या क्या किया। पहले 1667 में क्या हुआ? सूरत में पहला फैक्ट्री हुआ। फिर 1669 में क्या हुआ? मछलीपट्टनम में सेकंड फैक्ट्री हुआ। फिर 1674 में पौंडीचेरी में एक फैक्ट्री हुआ। 1692 में चंदन नगर में उन्होंने, फ्रेंच लोगों ने फोर्ट बिल्ड किया। और 1713 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का कंडीशन एकदम खराब हो गया। तो ये जो साल के अंदर, पहले तो हम सूरत और मछलीपट्टनम तो पहले स्लाइड में, इसके पहले वाला स्लाइड में देख लिए थे।
और कैसे पौंडीचेरी में फैक्ट्री हुआ, फिर चंदननगर में कैसे फैक्ट्री बिल्ड हुआ, ये अपने अगले साइड में देखने वाले हैं। और 1713 में कैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत ख़राब हो गया, ये भी हम अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। तो लेकिन यहाँ पे जानने की बात ये है कि ये जो 1669 से ये 1713 तक, मतलब ये जो इतने साल तक 1669 से 1713 तक क्या हुआ, ये इंडिया के अंदर फ्रेंच और डच कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इसका बैड इफेक्ट क्या हुआ? बैड इफेक्ट ये हुआ कि दोनों के जो मनी पावर था, जो पैसा था, वो ये लड़ने की वजह से ड्रेन होता गया और इकोनॉमिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बैडली इफेक्टेड हुआ। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था डच और फ्रेंच के बीच में, इसके वजह से इकोनॉमिकली फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत बुरी तरीके से इफेक्टेड हुआ। ठीक है, अब हम देखेंगे कैसे चंदननगर और पौंडीचेरी फ्रेंच लोगों के हाथ लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे चंदननगर कैसे। तो उस टाइम में जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आया था, उस टाइम में बंगाल में मुगल गवर्नर था कौन? शाइस्ता खान। उस टाइम पे मुगल गवर्नर कौन था? शाइस्ता खान। ठीक है, इस शाइस्ता खान ने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच लोगों को चंदननगर हुगली में, वेस्ट बंगाल के अंदर, फिलहाल तो वेस्ट बंगाल नाम है, वेस्ट बंगाल के अंदर हुगली में चंदननगर जगह को ईस्ट इंडिया कंपनी को एलोटेट कर दिया। ऐसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को 1676 में एलोटेट कर दिया। उसके बाद क्या किया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उन्होंने चंदननगर पे 1692 तक फोर्ट बिल्ड कर लिए थे। चंदननगर कहाँ पे है? अगर इंडिया के मैप में देखिए, वेस्ट बंगाल के अंदर ये जो जगह है ये चंदननगर है। तो इस जगह पे इस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फोर्ट बिल्ड कर लिया था। कैसे कि ये जगह पहले शाइस्ता खान यानी मुगल गवर्नर जो बंगाल में था उनके अंडर पे था। उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को ये लैंड एलोकेट किया 1676 में, और उसके बाद 1692 तक वहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फोर्ट बिल्ड कर लिया। ऐसे चंदननगर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। फिर आते हैं हम पौंडीचेरी। उससे पहले हम देख लिए थे, पहला जो फैक्ट्री था वो सूरत में तो बना ही लिए थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद मछलीपट्टनम में बना लिए थे। तो ये तो जगह पे पहले से फैक्ट्री उन्होंने डाल लिए थे। सूरत वाला हिस्सा ये औरंगजेब से परमिशन लेके बनाया था, और ये जो मछलीपट्टनम में जो सेकेंड फैक्ट्री डाले थे ये कुतुबशाही डायनेस्टी से परमिशन लिए थे। तो फिर अब क्या होगा, अब ये उस टाइम मछलीपट्टनम का जो फैक्ट्री था, उनका जो डायरेक्टर था उनका नाम था फ्रांसिस मार्टिन। ये कौन था? ये मछलीपट्टनम के अंदर जो फ्रेंच फैक्ट्री थे उनका डायरेक्टर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस टाइम के जो वालीकंडापुरम जो बीजापुर है उनके जो गवर्नर थे शेर शाह लोधी, उनसे कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद क्या बोला उनको ये बोला कि हम लोगों का जो फैक्ट्री है मछलीपट्टनम में, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों की रहने के लिए एक जगह चाहिए, एक सेटलमेंट चाहिए, नीड ए साइट ऑफ फॉर सेटलमेंट। ये सुनने के बाद शेर शाह लोधी ने क्या किया, फ्रांसिस मार्टिन जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी यानी मछलीपट्टनम की जो फैक्ट्री थे उसका डायरेक्टर था, उनको एक लैंड, एक साइट एलोकेट कर दिए। वो साइट कौन सा था? वही साइट था पौंडीचेरी। ठीक है, वही साइट था पौंडीचेरी जो कि शेर शाह लोधी ने फ्रांसिस मार्टिन को एलोकेट किया। तो फिर क्या हुआ, फिर 1674 आते आते फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी में डेवलपमेंट चालू किए और वहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया। ठीक है, तो ऐसा करके पौंडीचेरी भी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। ठीक है, तो हम क्या क्या देख लिए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया, सबसे पहले सूरत में अपना फैक्ट्री डाले, उसके बाद मछलीपट्टनम में डाले, फिर चंदननगर हुगली में डाले। फिर क्या हुआ, पौंडीचेरी भी एज ए सेटलमेंट उनको मिल गया। फिर क्या हुआ, फिर हम जो देखेंगे तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये एक्चुअली फ्रेंच गवर्नमेंट के अंदर था, और फ्रेंच गवर्नमेंट कॉन्टिन्यूसली कहीं ना कहीं या तो यूरोप में या तो इंडिया में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा इन्वॉल्व था। तो इसके वजह से क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नमेंट का जो सपोर्ट चाहिए था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये कभी भी पूरी तरीके से मिला नहीं, क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट में उलझा हुआ था। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से एक तो इकोनॉमिकल सपोर्ट कम हो गया, पॉलिटिकल सपोर्ट भी कम हो गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर 1619 से शुरू करके 1719 आते आते फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का हालत एकदम ख़राब हो गया, मिजरेबल हो गया। ऊपर से क्या हुआ, ऊपर से सूरत इकोनॉमिकल हालत ख़राब हो गया, इसकी वजह से सूरत और मछलीपट्टनम भी छोड़ना पड़ा उनको। सूरत और मछलीपट्टनम में जो फैक्ट्री था वो फैक्ट्री भी छोड़ना पड़ा। फिर पौंडीचेरी जो कैप्चर किए थे वो भी डच के हाथ लूज़ करना पड़ा 1693 में। 1693 में क्या हुआ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने क्या किया, पौंडीचेरी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था उसको कैप्चर कर लिया। लेकिन बाद में एक ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी ऑफ रिजविक 1697 में, जो कि यूरोप में हुआ था, कंक्लूडेड इन यूरोपियन कंट्रीज। उस ट्रीटी की वजह से पौंडीचेरी बाद में फिर से फ्रेंच लोगों के पास, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था 1697 में।
ठीक है, तो ये है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। आज का टॉपिक इतना ही। फिर हम अगले जो वीडियो है उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम देखेंगे ये जो पुर्तगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक दूसरे के साथ लड़ते रहे और लास्ट में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में सर्वाइव कर गया। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट था ये चारों के बीच में, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में जो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट अगले होने वाले हैं वो इस पीरियड में हुआ था, ये सारे चीज़ को लेके हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में देखेंगे कैसे भारत के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वाइव कर लिया और भारत को अपना कॉलोनी बना लिया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय।